भैया बहनों, आज संस्कृत भाषा व्याकरण में संधि के विषयों में हम सब लोग परस्पर संधि किसे कहते हैं, संधि कैसे होती है, किस प्रकार से दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, उस प्रक्रिया के लिए महर्षि पाणिनि ने कुछ सूत्र बनाए और उन सूत्रों के आधार पर निर्विवाद वैज्ञानिक हम तरीके से वर्णों का, शब्दों का मेल करते हैं, योग करते हैं, उनको जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में एक होती हैं स्वर संधियां और एक होती हैं व्यंजन संधियां, विसर्ग संधियां, अनुस्वार संधि। इस प्रकार से बहुत सारी संधियों की चर्चा करने से पहले आज हम स्वर संधियों में दीर्घ संधि पर परस्पर वार्ता करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः अकः सवर्णे दीर्घः। अकः क्या है? अक एक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहारांतर्गते एके वर्णाः सन्ति। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? वे वर्ण हमें माहेश्वर सूत्रांश से प्राप्त होते हैं। पहला सूत्र है माहेश्वर सूत्र का आ ई उ व। दूसरा सूत्र है री री क। अब इन प्रथम दो माहेश्वर सूत्रों से हमें अक वर्ण प्राप्त हो गए। अक वर्ण, अक प्रत्याहार, इनमें से निकालने के लिए अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष सभी वर्ण उसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अक अर्थात आ से लेकर का तक अंतिम वर्णों को छोड़कर, तो आ से लेकर का तक अंतिम वर्णों को छोड़कर आ, ई, उ, री और री, ये पांच वर्ण अक वर्ण या अक प्रत्याहार हो गए। इसी प्रकार से और अन्य प्रत्याहार संधियों में है, जिनका समय समय पर जो भी संधि होगी प्रत्याहार हम उन्हीं माहेश्वर सूत्रों से निकालकर आपको दिखाएंगे। अब ये अक प्रत्याहार, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, आ ई उ री री। जिस प्रकार से अंग्रेजी में आप वावेल कहते हो, उसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत भाषा में आपके मूल स्वर भी यही हैं, आ ई उ री री। अब अक स्पष्ट हो गया। अकः से तात्पर्य अक वर्ण, अक प्रत्याहार। अगला शब्द है सवर्णे। सवर्णे से तात्पर्य समानता, समान, समान वर्ण। सवर्णे का मतलब समान वर्ण होने पर। समान वर्ण से तात्पर्य आ
के साथ आ जुड़ा तो ये दोनों समान वर्ण हैं। अगर आ के आगे हम ई लिख दें तो ये समान वर्ण नहीं है, ये असमान वर्ण हो गए। अथवा ई के आगे आ लिख दें तो ये असमान वर्ण हो गए। ई के आगे जब हम ई ही लिखेंगे, चाहे दीर्घ चाहे ह्रस्व, तो वो दोनों समान वर्ण है। तो इस प्रकार के अक वर्ण जब संधि करने पर परस्पर पास के दोनों स्वर समान हो तब उनका स्वर दीर्घ हो जाता है। अक वर्ण सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाते हैं। सीधी सी बहुत छोटी सी परिभाषा। अक वर्ण समान होने पर दीर्घ हो जाते हैं। जब अक वर्णों का परस्पर मेल होता है तो वह दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अब इसको जो है सूत्र को भाषा में बांधने के लिए लिखिए, जब प्रथम पद के अंत में अक वर्ण आ ई उ री ली में से कोई स्वर हो और उसके आगे उसी का सवर्ण आए तो दोनों की संधि होने पर स्वर दीर्घ हो जाता है। कैसे दीर्घ हो जाता है? जब परस्पर आपस में जुड़ने वाले वर्ण स्वर सवर्ण हो तो उनका स्वर दीर्घ हो जाता है। और वह कैसे हो? अक वर्ण हो। अक वर्ण ही दीर्घ होंगे। कब दीर्घ होंगे? जब सवर्ण होंगे। जैसे विद्या धन आलय, यहां पर विद्या शब्द में जो अंत में द्या है, इसमें बड़े आ की मात्रा और आगे आ, दोनों सवर्ण स्वर यहां पर आए हैं। धन के इधर बाईं ओर, धन के दाहिनी ओर। अब ये दो ये परस्पर पास पास वाले स्वर आपस में जुड़ेंगे तो सवर्ण है, इसलिए स्वर दीर्घ हो जाएगा, बड़ा आप, इसलिए इसको कहेंगे विद्यालय। विद्यालय स्वर ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, अथवा दोनों दीर्घ हो अथवा दोनों लघु हो, जब परस्पर जुड़ेंगे तो उनका स्वर दीर्घ हो जाएगा। पुस्तक
धन आलय। यहां पर का में छोटे आ की मात्रा, आगे बड़ा आ, ये देखो दोनों परस्पर सवर्ण हैं, इसलिए आपस में जुड़ने पर पुस्तक का बड़ा हो गया तो दीर्घ हो गया, आगे लय लिख दिया। इस प्रकार से आ ई के बाद ई आए, जैसे नदी, नदी धन ईश। अब दा में ई की मात्रा है बड़ी और आगे ई है, दोनों ई माने दोनों सवर्णों को जोड़ना है तो बड़ी ई होगी, तो बनेगा नदी श। ईसा कर लो तो नदी शाह। जब दीर्घ मात्राएं, बड़ी मात्राएं आपस में जुड़ती हैं तो भी बड़ी ही बनती है। छोटे आपस में स्वर जुड़ते हैं तो भी बड़े, और बड़े जुड़ते हैं तो भी बड़ी मात्रा होती है। इसी प्रकार से ऊ, री, इनका उदाहरण आप ढूंढ कर, जैसे एक उदाहरण लिख लो, विधु धन उदय। अब इसमें दोनों में छोटा ऊ, धा में छोटा ऊ और ऊ उदय का ऊ। अब ये दोनों परस्पर सवर्ण जुड़ेंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब ऊ और ऊ जुड़कर बड़ा ऊ, मतलब धा में अब बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, विधु दया। धा में बड़े ऊ की मात्रा हो गई। एक और देख लीजिए, पित्र धन ऋणम। अब पा में री के आगे इसी का सवर्ण री पुनः आया तो क्या बनेगा, ऋर। ऐसे अब बन जाएगा पितृणम। एक ये री, एक ये री, दो री लग गई माने दीर्घ हो गई, और पितृणम। बस इतनी ही दीर्घ संधि है। इसमें कहीं कोई, अभी आप पढ़ेंगे गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, तो आप भूल जाए कि नहीं ये यण है, दीर्घ है, वृद्धि है, क्या है, एक दूसरे में मिल गई, समझ में नहीं आया। सीधी सी बात, अकवर्ण हो और अकवर्ण समान हो, सवर्ण हो। जब सवर्ण होंगे तभी आपस में जुड़ेंगे और उनका स्वर दीर्घ होगा। उसी अवस्था में आप उसको दीर्घ संधि कहेंगे। अथवा अगर यहाँ पर कुछ समान वर्ण नहीं आए हैं तो अन्य संधियों के बारे में विचार करेंगे कि दीर्घ संधि तो है नहीं, कोई और दूसरी संधि इसमें हो सकती है। दीर्घ संधि क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अकवर्ण परस्पर समान नहीं है, सवर्ण नहीं है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि नहीं है।